गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री का रिवीजन। तो क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बैक में मतलब जहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं हम पहले उनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद में उनके अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं हम उनको रिवाइज करेंगे, एक एक करके सही से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में इन आंसर्स को हमें कितना लिखना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। आज हम पहले स्टार्टिंग में इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक एक करके पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण लिखिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल था तो उसे मैंने छोड़ दिया कि आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड वाला मैं करा रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हमें अल्युमिनियम सल्फेट से और उत्पाद या प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है और फिर इनको संतुलित करना है। थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो हमें क्या बताना है, ये जो पदार्थ X है इसका नाम बताना है और फिर इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले से ही जुड़ा हुआ है कि ऊपर जो X है आपका, इसकी जल के साथ क्या करनी है, रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखानी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्रियाकलाप 1.7 ये एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसका नंबर है 1.7, जिसमें कि जल का विद्युत अपघटन कराया गया, मतलब जल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे और उसके बाद में जल टूटेगा 2 पार्ट में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो क्वेश्चन यही है कि जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं जो कि ये क्रियाकलाप है 1.7, तो उसमें जब एक गैस मिलती है वो दूसरी वाली गैस से दोगुनी होती है। हमें बताना है उस गैस का नाम और यही बताना है कि क्यों दोगुनी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं जिसमें कि रंगों के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन यह है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होगा दूसरा, उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रफ नहीं कर रहा मैं, यहीं पे इनके आंसर्स लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हम मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों करते हैं। हमें मैग्नीशियम को जलाना है, जलाने के लिए हमें इसका रिएक्शन कराना होता है O2 से। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाता है सॉलिड फॉर्म में। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, जैसे ये रिबन है इसको हमने जलाना स्टार्ट किया तो ये वैसे ही जलती है जैसे जो फुलझड़ी है वो जलती है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो ये जलने लगेगा, ठीक है, इसमें से स्पार्क्स निकलते हैं और उसके बाद में इसका जो ऐश होता है, जो राख कह सकते हैं आप, वो यहाँ पे गिरने लगता है जिसका कलर वाइट होता है। अब वो राख होता है क्या है जो वाइट कलर का, वो एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। जब आप जला रहे हैं तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जलकर उसकी राख नीचे गिरती जाएगी। ये तो जलने की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि जलाने से पहले हम रिबन को साफ क्यों करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अगर जैसे ये मैग्नीशियम का एक रिबन है तो मैग्नीशियम जब हवा या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक परत जम जाती है ऑक्सीजन की और कार्बोनेट की। मतलब हमारा ये जो रिबन है ये बिल्कुल प्योर नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर है किसकी, ऑक्सीजन की और कार्बोनेट की। अब अगर मुझे इसे जलाना है तो मुझे पहले इस परत को हटाना होगा, तभी तो साफ होगा ये और फिर ये जलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिबन के ऊपर जो एक कार्बोनेट की लेयर है और ऑक्साइड की लेयर है, जो परत है, इसको हमें पहले साफ करना होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसके, पहले तो आप यहां से यहां तक कैसे लिखेंगे, रिबन को साफ
इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है जिससे उसके ऊपर से, ठीक है, उसके ऊपर से कार्बोनेट, ठीक है, और कार्बोनेट लिख के अभी फॉर्मूला लिख देंगे, जिससे उसके ऊपर से कार्बोनेट और ऑक्साइड की परत हट जाए और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। तो जैसे ही उसके ऊपर की कार्बोनेट की और ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, परत हट जाएगी, मैग्नीशियम का रिबन आपका सही से जलने लगेगा। तो अच्छे से जलाने के लिए अगर हम इस परत को नहीं हटाएंगे तो मैग्नीशियम इस परत के नीचे है, वो कभी जलेगा ही नहीं, और जलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे जलेगा। तो सही से जलाने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर जो कार्बोनेट की और ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाया जाए। और ये कार्बोनेट और ऑक्साइड की लेयर इस पर आती क्यों है, जब हम इसे खुले में रखते हैं तो ये वायु के संपर्क में आता है और मॉइस्चर के संपर्क में, मतलब नमी के, तो इसके ऊपर लेयर बनी जाती है। तो हमेशा इसको जलाने से पहले रेगमाल से, सैंड पेपर जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे साफ किया जाता है। तो आप वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे लिख सकते हैं, रेगमाल से साफ इसलिए किया जाता है। आगे फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन संतुलित करने का है। बेरियम क्लोराइड आपका होता है BaCl2 एक्वस, एक्वस का मतलब पानी में मिला हुआ है ये। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपका एक्वस होगा। जब ये रिएक्शन होगी तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्वि विस्थापन रिएक्शन। बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ और एल्युमिनियम आ जाएगा क्लोराइड के साथ। तो बेरियम जब सल्फेट से जुड़ता है तो BaSO4 बनता है और ये नीचे जम जाता है, ये सॉलिड की फॉर्म में बनता है। ये बनता है आपका अघुलनशील अवक्षेप। अघुलनशील का मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा, जो भी आपका विलयन है, और ये नीचे जमने लगेगा। तो जब कोई सॉलिड नीचे जमने लगता है किसी रिएक्शन में तो उसे अवक्षेप कहते हैं। और अघुलनशील का मतलब घुल नहीं रहा है। तो बेरियम सल्फेट जुड़ के अवक्षेप बना रहे हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा। ये रिएक्शन संतुलित है। कैसे? क्लोरीन यहाँ नहीं, संतुलित नहीं है, इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब आप देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, 2 एल्युमिनियम हमें दिख रहा है, एल्युमिनियम तो हमें संतुलित दिख रहा है। सल्फेट यहाँ पे, सल्फेट में सल्फर 3 है, तो यहाँ पे भी 3 सल्फर होना चाहिए। तो मुझे दिख गया तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब क्या हुआ, सल्फर 3 हो गए, बट अब बेरियम भी 3 हो गए, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं बेरियम 3 बेरियम, क्लोरीन 2। हमेशा याद रखना है कि जब हम इनको संतुलित करते हैं तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सबसे आखिरी में संतुलित करते हैं। पहले हम बाकी तत्वों को देख लेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम थे, यहाँ पे भी 2 थे, बात खत्म हो गई। फिर मैंने बेरियम को देखा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो उसे देखने से कोई फायदा ही नहीं था। सल्फर को देखा हमने कि सल्फर ब्रैकेट में है और बाहर 3 है, मतलब 3 सल्फर है। तो अगर बाएं साइड में 3 सल्फर है तो दाएं साइड में भी 3 सल्फर होने चाहिए। नंबर हम सिर्फ आगे ही लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लगाया, सल्फर को 3 करने के लिए बेरियम भी 3 हो गए, 3 यहाँ पे बेरियम लगाया। अब आपको ऑक्सीजन चेक करके देखना है, आप खुद चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 3 12, 4 3 12 ऑक्सीजन है इसमें, इसमें एक भी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने हैं,
3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे, 4 3 12, मतलब हमारी ये रिएक्शन संतुलित है। मेन है इसमें इस अवक्षेप का बनना, तो एक तो संतुलित करना है इसको, और इस अवक्षेप मतलब अघुलनशील जो अवक्षेप बनता है इसे दिखाना होता है एरो से नीचे की तरफ, मतलब ये जम रहा है। और सॉलिड में लिखना होगा आपको, क्योंकि अघुलनशील है तो सॉलिड की फॉर्म में ही मिलेगा हमें ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना काफी होगा, इसमें संतुलित करना है और रिएक्शन लिखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसे भी रट ही लेना आप लोग, ठीक है, मतलब समझने के साथ रट लेना। पदार्थ X का नाम बताना है और इसका सूत्र लिखना है। तो हम चूने का इस्तेमाल करते हैं सफेदी करने के लिए, और जो चूना होता है, मतलब यहाँ पे पहला आंसर हो गया, जो X होगा वो होगा बिना बुझा हुआ चूना, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला आंसर हमारा हो गया कि X का नाम है बिना बुझा हुआ चूना, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। बस इतना ही है। सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि जो भी X है इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो X है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। आप X का नहीं लिखेंगे कि X प्लस जल लिखना स्टार्ट कर दिया, आपको कैल्शियम ऑक्साइड लिखना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और जल के साथ अभिक्रिया करानी है। तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसे, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसे स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। चलिए आप फिलहाल आप ये याद रखना, बुझा हुआ चूना। तो ये आपका बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। जो 4th क्वेश्चन है हमारे पास, क्रियाकलाप 1.7, इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने जल ले लिया, ये जल है, इसमें हम नीचे 2 छेद करते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स को ऊपर से लगाते हैं, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रोड्स को नीचे से लगाते हैं। अभी देखते हैं क्यों। और ऊपर यहाँ पे हम इसे ढक देते हैं किसी टेस्ट ट्यूब से, क्योंकि इसमें गैस बननी है और गैस इन इलेक्ट्रोड्स पे ही बननी है। ये जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, जो हमने रॉड छोटी छोटी लगाई हैं, ये ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, ठीक है। और इन ग्रेफाइट की रॉड्स को फिर हम जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये निगेटिव पार्ट हो गया। निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला आपका, सॉरी ये तो तार है, ये है कैथोड, और ये क्या है आपका एनोड। जैसी बैटरी को हम ऑन करेंगे, एक और चीज ध्यान रखना है, जो हम ये जल लेते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत अम्ल डालना पड़ता है। प्योर जल या जो शुद्ध जल होता है उसका वैद्युत अपघटन नहीं हो पाता है, उसमें इम्प्योरिटी के लिए थोड़ी अशुद्धियां डालनी पड़ती हैं, कोई अम्ल डालना पड़ता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ताकि इसमें थोड़े बहुत एच आयन आ जाए। और जैसे अब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी क्या काम करेगा, इसमें जो जल उपस्थित है उसको तोड़ेगा। जल जब टूटेगा H+ में 2 H+ मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, O पे -2। H2O के टूटने से 2 H आयन मिलेंगे, एक H+ का चार्ज होता है, 2 H आयन तो टोटल प्लस चार्ज 2 हो गया, एक ऑक्सीजन जो अलग होगा उसमें -2 चार्ज होगा। एक रिएक्शन आपकी होगी एनोड की और एक होगी आपकी कैथोड की। ये समझना, एनोड पे क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास प्लस, तो इस पे माइनस वाला जो भी आयन है, मतलब जो ऋण आयन है, यहाँ पे ऋण आयन कौन है आपका, ऑक्सीजन। तो जो ऋण आयन है वो कहाँ पर आएगा, एनोड पे, क्योंकि इस पे प्लस का चार्ज है। ये आएगा यहाँ पे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ½ O2 मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए।
उसके बाद कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पे क्योंकि माइनस का चार्ज होता है तो इस पे एच आयन आएंगे, दो एच आयन पे 2 प्लस का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और वहां से हमें गैस मिल जाएगी हाइड्रोजन। अब आप खुद देखिए, अगर हाइड्रोजन के सामने क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ऑक्सीजन के सामने आधा है। इसका मतलब अगर हमें हाइड्रोजन 1 ml मिलेगी, आयतन में बता रहा हूं मैं आपको, तो ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, ½ ml। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस हमेशा दोगुनी मिलती है किसके, ऑक्सीजन के। अब अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मिलता तो ये फिर 1 मिलता, तब भी रहेगा या आधा ही, ऑक्सीजन जो होगा वो हमेशा हाइड्रोजन का आधा ही मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन हमें H2 मिला है, तो ऑक्सीजन कितना मिला है, हाफ। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस दोगुनी मिलती है, दोगुनी होती है, और ऑक्सीजन गैस आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। तो बस आप इतना लिख दीजिए, आप जल का वैद्युत अपघटन करा के दिखा दीजिए, आप बता दो कि एनोड पे कौन सी गैस मिली है, ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले हमेशा दोगुनी मिलती है, और ऐसा है भी क्योंकि आप जल के फॉर्मूले में भी देखो, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन 1 मिलेगा तो हाइड्रोजन 2 मिलेगा, ऑक्सीजन अगर आधा मिलेगा तो हाइड्रोजन 1 मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से दोगुनी मात्रा में मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। सबसे पहले आप लिखो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन होगा मतलब एक्वस होगा, इसमें आपने कील को डिसॉल्व किया है, कील डाला है, लोहा मतलब कील, लोहे का फॉर्मूला मतलब लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe, तो आपने Fe डाला सॉलिड। जो Fe होता है, जो लोहा होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, मतलब जो लोहा है वो कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा ये FeSO4। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, FeSO4 बन गया, कॉपर आपका अलग हो गया। आप समझते हैं एक बात कि इसका जो कलर होता है वो नीला कलर होता है। तो जब तक कॉपर और सल्फेट एक साथ थे इस पूरे विलयन का कलर कैसा था, नीला। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब उत्पाद को हम देखेंगे तो Fe कॉपर को हटाकर FeSO4 बना रहा है, मतलब अब जो कलर होगा, अब जो रंग होगा वो इसकी वजह से होगा। और FeSO4 का जो कलर होता है वो हल्का हरा होता है या हरा होता है, तो कलर बदल जाएगा। और कलर क्यों बदला, क्योंकि Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो यहां से नीला रंग हल्का हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि Fe ज्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, और Fe कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कर FeSO4 बनाता है, जिसका रंग हल्का हरा होता है। ठीक है,
रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। आपका एग्जामिनर जो है, जैसे ही आप ये लिखोगे कि कॉपर सल्फेट नीला, Fe लिखोगे, फिर ये दिखा दोगे, तो शायद वो ये पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले कलर का होता है। Fe जब डिजोल्व होगा इसमें तो Fe विस्थापित कर देगा कॉपर को। क्यों? क्योंकि Fe ज़्यादा क्रियाशील है। ये शब्द लिखना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में कि Fe जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। फिर FeSO4 बनेगा, जिसका कलर कैसा होता है? हल्का हरा। तो कलर नीले से कैसा हो गया? हल्का हरा। और उसके पीछे रीज़न है Fe की ज़्यादा क्रियाशीलता कॉपर से। वैसे भी जो हमारे पास में एक सीरीज है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसमें Fe आप देखोगे कॉपर से ऊपर होता है।